एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा और बर्फ से भरा हुआ एक मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है और यहाँ का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और इतना ही नहीं, ये दुनिया की विंडीएस्ट जगह भी है जहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा कर सकते हैं। और एंटार्क्टिका में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है और यहाँ ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है। और यही वजह है कि यहाँ ना तो कोई देश है, ना तो कोई सरकार है और ना ही कोई यहाँ सदियों से लोग रहते आए हैं। एंटार्क्टिका पूरे 1,42,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि हमारा इंडिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। मतलब इसमें हमारे इंडिया जैसे 4 देश फिट आ सकते हैं। और एंटार्क्टिका का लगभग 99% हिस्सा बर्फ से ढका है, जो कि 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुके हैं जो बर्फ के लेयर के नीचे छुपे हुए हैं। और दुनिया का 90% बर्फ का हिस्सा एंटार्क्टिका में ही मौजूद है। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्र की सतह पर 190 फीट तक पानी इंक्रीज होगा। और दुनिया के फ्रेश वाटर का 70% हिस्सा एंटार्क्टिका में ही मौजूद है। एंटार्क्टिका पर पहला कदम साल 1895 में कार्स्टन बॉर्ज ग्रेविंग इन्होंने रखा था, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस का मानना था कि उन्होंने साल 1821 में एंटार्क्टिका पर पहली बार कदम रखा था, क्योंकि उनका जहाज भटक गया था और वो एंटार्क्टिका में चले गए थे, तो एक कंफर्म लैंडिंग नहीं थी। इस बात में कोई शक नहीं कि एंटार्क्टिका इंसान तो दूर की बात बल्कि किसी भी जीव के लिए बनाया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ मौजूद है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है रिसर्च। रिसर्चर्स इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और रिसर्च के दौरान इन्होंने यहाँ ऐसी मिस्टीरियस जगह और चीजें तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। आज हम देखेंगे एंटार्क्टिका की 8 सबसे मिस्टीरियस जगह और रिसर्चर्स को रिसर्च के दौरान मिलने वाली अद्भुत चीजें जो आपको इस कॉन्टिनेंट को एक मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट कहने को मजबूर कर देगी। नंबर 1, रिसर्चर्स को यहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले यह जगह रहने के काबिल थी, क्योंकि साल 1986 में पहली बार अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स टीम को यहाँ से डायनासोर्स, मोजासोर्स और प्लेजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। जब इस ढांचों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि यह 70 लाख साल पुराने हैं, जो कि ट्रियासिक और क्रिटासियस पीरियड के दौरान जीवित थे। तभी यह अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले एंटार्क्टिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और तब एक कॉन्टिनेंट बर्फ के पहाड़ों से नहीं बल्कि पेड़ और पौधों से भरा हुआ था। नंबर 2, एंटार्क्टिका पूरा बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट होकर भी यहाँ बर्फ के नीचे 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुके हैं। और इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी यह पानी जम नहीं जाता, क्योंकि इनके ऊपर आइस शीट का दबाव होता है। आइस शीट का दबाव पानी के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है, जो कि पानी को ठंडा होने से रोकता है। इस पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर रहता है, लगभग -3 डिग्री सेल्सियस। इसलिए एंटार्क्टिका के अंडरग्राउंड लेक जम नहीं जाते बल्कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं और इसके अंदर जीव भी मौजूद है। और इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह जीव कई लाखों सालों से पानी के अंदर है और ना ही कभी इन्होंने सूरज की रोशनी देखी है और ना ही ताजी हवा। यह अपना जीवन अंधेरों से भरी दुनिया में ही गुजारते आए हैं। लेक ओस्तोक एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी लेक है, जो कि पूरे 12,500 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, जो लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक है। और यह साउदर्न पोल पर रशियन ओस्तोक स्टेशन के नीचे स्थित है। यह लेक साल 1959 में सोवियत एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन के द्वारा डिस्कवर हो चुकी थी। नंबर 3, एंटार्क्टिका में एक ऐसा वाटरफॉल है जिससे ब्लड फॉल होता है और यह टेलर ग्लेशियर से निकलता है। साल 1911 में पहली बार ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर ग्रिफिथ टेलर इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तब मालूम पड़ा
कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा लेक है और इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा साल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तब हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें यह पानी ब्लड की तरह दिखता है। ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में रिसर्चर्स को एटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे बहुत अलग टाइप के बैक्टीरिया दिखाई दिए, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बैक्टीरिया ऐसे प्लेनेट पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन यह बैक्टीरिया हमारे धरती पर कैसे आए यह राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 4, मेटेओराइट्स। तो आप सबने देखे होंगे, मेटेओराइट वो पत्थर होते हैं जो किसी अन्य प्लेनेट से अर्थ पर गिरते हैं। इन्हें एस्टेरॉइड, कॉमेट या प्लेनेट के टुकड़े भी कहा जाता है। जब ये स्पेस से घूमते हुए एक दूसरे से टकराते हैं तो कुछ टुकड़े अलग हो जाते हैं और अर्थ की दिशा में आते हैं, और जब अर्थ की ग्रेविटी में आकर्षित होते हैं तो इनका ज्यादातर हिस्सा हवा में जल जाता है और जो बचे हुए टुकड़े अर्थ पर गिरते हैं उन्हें मेटेओराइट कहा जाता है। एंटार्क्टिका में मेटेओराइट्स की खोज साल 1912 से शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक 50,000 से भी ज्यादा मेटेओराइट्स मिल चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि एंटार्क्टिका मेटेओराइट्स मिलने का एक रिच सोर्स है, क्योंकि यहाँ मेटेओराइट ढूंढना आसान है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के बर्फीली शीत में मेटेओराइट जम जाते हैं और बहुत ही लंबे समय तक बचे रहते हैं और बर्फ का रंग सफेद होता है और मेटेओराइट का रंग काला, और इस वजह से मेटेओराइट दूर से ही दिखाई देते हैं। इसलिए एंटार्क्टिका में मेटेओराइट की खोज सबसे ज्यादा होती है। एंटार्क्टिका में सबसे पुराना मेटेओराइट एलन हिल्स 84001 है, जो लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है और इसका मास 1.93 किलोग्राम है। यह मेटेओराइट 1984 में एलन हिल्स के ग्लेशियर से मिला था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह मेटेओराइट मार्स प्लेनेट से आया है। नंबर 5, ये बात है 2002 की, जब एंटार्क्टिका के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद लार्सेन बी नामी एक बहुत बड़ा आइस शेल्फ टूटकर समुद्र में शामिल हो गया। ये आइस शेल्फ पूरे 3250 स्क्वायर किलोमीटर के साथ 220 मीटर मोटा था। यह समझे कि यह एक स्टेट जितना बड़ा था। इतना बड़ा आइस शेल्फ समुद्र के नजर होते ही जल्द ही पिघल गया और उसकी वजह से ओशन के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला। रिसर्चर्स का मानना था कि लार्सेन बी एंटार्क्टिका से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अलग हुआ था। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा आइस शेल्फ एंटार्क्टिका से अलग होकर ओशन का लेवल ना बढ़ाए, इसलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने एंटार्क्टिका के नॉर्थ में रॉस आइस शेल्फ के बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर्स लगाए। वो असल में जानना चाहते थे कि किस वजह से आइस शेल्फ टूटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है। यह साइस्मिक सेंसर्स हर 2 घंटे में एक बार डेटा भेज देते हैं, लेकिन बाद में रिसर्चर्स को इन साइस्मिक सेंसर से जो मालूम पड़ा वह बहुत हैरान कर देने वाला था। साइस्मिक डेटा से ये मालूम पड़ा कि रॉस आइस शेल्फ अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से कुछ इस प्रकार की आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है। यह इतनी कम है कि इंसानी कान इसे डायरेक्टली सुन नहीं सकते। रिसर्चर्स ने इसे 1200 गुना तेज करके ऑडिबल बनाया है। कई महीनों के रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। उसी दौरान यह नोटिस किया गया कि मौसम बदलते ही यह आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिर पता चला कि रॉस आइस शेल्फ में यह आवाज तेज हवाओं की वजह से पैदा होती है। यह तेज हवाएं जैसे ही अपनी
अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो रॉस आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। अब रिसर्चर्स इस आवाज को सुनकर अंदाजा लगाते हैं कि आइस शेल्फ के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मजबूती कितनी है और वह मेनलैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 6, आपके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल आ रहा होगा कि दुनिया के इस ठंडे कॉन्टिनेंट पर कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आग लगी हो। ऐसा इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन एंटार्क्टिका में रॉस आइसलैंड पर 4 वोल्केनोज मौजूद है, जिनमें से माउंट एरेबस एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि 3800 मीटर ऊंचा वोल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से अपने अंदर लावा उबल रहा है और इसका आखिरी एक्सप्लोजन 2011 में हुआ था। साल 1979 में एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट 901 माउंट एरेबस से टकरा गई थी, जिसमें 257 पैसेंजर्स की डेथ हो चुकी थी। यह हादसा बहुत दर्दनाक था। माउंट एरेबस एंटार्क्टिका में इतने रिमोट लोकेशन पर है कि यहाँ तक पहुँचना खतरनाक मौसम की वजह से काफी मुश्किल है। रिसर्चर्स अक्सर माउंट एरेबस का दौरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिसर्चर्स की एक टीम 2013 में इस वोल्केनो पर चढ़ने में कामयाब हुई और उन्होंने वोल्केनो के इस गर्मी में भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जिंदा पाया। ऐसा माना जाता है कि यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी दुनिया में सिर्फ एंटार्क्टिका में ही पाए जाते हैं। नंबर 7, एंटार्क्टिका पूरा बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है। यह देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि दुनिया की 7वीं सबसे ड्राइएस्ट जगह भी एंटार्क्टिका में ही मौजूद है, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक बूंद भी बारिश नहीं पड़ी। यह ड्राई वैली पूरे 4800 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और यह एंटार्क्टिका के विक्टोरिया लैंड में स्थित है। इस ड्राई वैली में तेज हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है और इसी तेज हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा इवापोरेट हो चुका है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफी मिलता जुलता है। नंबर 8, एंटार्क्टिका एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो वह गिरते ही बर्फ बन जाती है। कई रिसर्चर्स ने पहले ये सोचा था कि एंटार्क्टिका के इस विशाल बर्फ के चादरों के नीचे कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत थी। इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट पर ऐसे क्रिएचर्स मिले हैं जो बिल्कुल अलग जिस्म के हैं और एंटार्क्टिका के इस एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के काबिल भी है। आज हम देखेंगे एंटार्क्टिका के 5 ऐसे अनयूजुअल क्रिएचर्स जो बिल्कुल अलग है। नंबर 1, हॉफ क्रैब। हॉफ क्रैब यह एंटार्क्टिका के ऐसे क्रैब्स है जिनके चेस्ट पर बाल होते हैं। सच बात तो यह है कि यह क्रैब्स अपने चेस्ट पर बैक्टीरिया उगाते हैं, लेकिन यह बैक्टीरिया बिल्कुल बाल की तरह दिखते हैं जो इनके लिए भोजन का काम करते हैं। इन क्रैब्स की खास बात यह है कि यह एंटार्क्टिका के हाइड्रोथर्मल वेंट पर रहते हैं, जहां पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और इतने गर्म तापमान में भी यह जीवित रहते हैं। नंबर 2, स्प्रिंग टेल। स्प्रिंग टेल एक प्रकार का इंसेक्ट है जो सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर लंबा होता है। यह जीव बर्फ के ऊपर या नीचे रहता है और यह बर्फ के जमने और पिघलने की स्थिति में भी जीवित रह सकता है। इसके बॉडी में एंटी फ्रीज प्रोटीन होते हैं जो इसको फ्रीजर में भी जीवित रहने की ताकत देते हैं। नंबर 3, आइस फिश। मछलियाँ तो आप सबने देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी मछली देखी है जिसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो? एंटार्क्टिका में आइस फिश नाम की एक ऐसी मछली है जिसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स की जगह ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। यह प्रोटीन्स आइस क्रिस्टल्स को फिश के बॉडी से अटैच करते हैं और इसको फ्रीजिंग पानी में रहने की ताकत देते हैं। आइस फिश एंटार्क्टिका के साउदर्न ओशन में पाई जाती है, जहां पानी का तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। नंबर 4, ग्लास स्पॉन्ज। ग्लास स्पॉन्ज एक प्रकार का स्पॉन्ज है जिसका स्केलेटन सिलिका से बना होता है और यह कई अनोखे शेप्स में बना होता है। ग्लास स्पॉन्ज एंटार्क्टिका के सी फ्लोर पर पाया जाता है और यह कई दूसरे जीवों के लिए हैबिटेट का काम करता है। ग्लास स्पॉन्ज दुनिया के कई हिस्सों में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में यह बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 5, सी स्पाइडर। सी स्पाइडर दुनिया के किसी भी समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले सी स्पाइडर्स इतने बड़े
है कि इनके एक टांग की लंबाई 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यूरोप में पाए जाने वाले सी स्पाइडर्स आपके छोटे नाखून जितने होते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में ये आपके डिनर प्लेट जितने बड़े हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनकी टांगों में ऑक्सीजन को ले जाने वाली ट्यूब्स होती है। यह ट्यूब्स जितनी बड़ी होंगी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, इसलिए एंटार्क्टिका के सी स्पाइडर्स की टांग लंबी और मोटी होती है और उनका आकार भी बड़ा होता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।